केंद्र में मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी, श्रद्धेय कैलाश जी मेघवाल, आदरणीय मलिक साहब, भाई अर्जुन जी, मंच पर बैठे हुए मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी सहयोगी बंधुओं, पधारे हुए मेरे पिता छोटे बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान दोस्तों, बाड़मेर की शाम सभा में मैं पहली बार आपके बीच में उपस्थित हूँ। ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ और मैं आज आपके सामने अपनी मन की कुछ पीड़ा, जो मैंने इस 4.5 साल में आपके प्रतिनिधि के रूप में आपने कांग्रेस को बहुमत देकर के सरकार बनाई, खजाने की चाबी उसको सुपुर्द की और हमको ये कहा कि इनकी देखभाल करना, इनका ध्यान रखना, कहीं गलत रास्ते पड़ जाए तो सचेत करना और अगर उसके बाद भी नहीं माने तो जनता के बीच आकर इनके हकीकत को बताना। मैं वही काम करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। आपने इस सरकार को 4.5 साल पहले खजाने की चाबी दी है। ये खजाना मुल्क के मालिक 13 है, इस देश की 120 करोड़ जनता का है। आप जो टैक्स का पैसा जमा कराते हो, चाहे बस के किराए में, चाहे साफा खरीदते हो, चाहे सोना खरीदते हो, चाहे ईंट खरीदते हो, चाहे लोहा खरीदते हो, चाहे कोई भी सामान खरीदते हो, चाहे पेट्रोल खरीदते हो, चाहे डीजल खरीदते हो, इस सब पर टैक्स लगता है और वो टैक्स कट करके राज्य के खजाने में जाकर इकट्ठा होता है। खजाने का मालिक अगर जयपुर के खजाने का मालिक कोई है तो राजस्थान की 7 करोड़ जनता, और हिंदुस्तान के खजाने की मालिक अगर कोई है तो हिंदुस्तान की 120 करोड़ जनता। ये जनता आपका खजाना है, आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है। हमको आपने किस समय के लिए केवल मुनीम का काम दिया, 5 साल के लिए। मेरे देश का दुर्भाग्य मानता हूँ और हम सब लोगों का भी दुर्भाग्य है, हमने इन राजनेताओं को अपना काका जी समझ लिया। ये अपने काका जी नहीं है, ये अपनी तनख्वाह पहली तारीख को आपके खजाने से लेते हैं। ये तो आपके नौकर हैं और नौकर के आधार पर ही काम करते हैं। दुर्भाग्य है मेरा। लेकिन देश की जनता ने इनको बस सर्वोपरि समझ करके जिस ढंग से आपने देश को इनको सुपुर्द किया, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये जो गुलाब चंद कटारिया जो सरकारी गाड़ी लेकर आया जिस पर लाल बत्ती लगी, ये मेरे पिताजी का नहीं है। ये राजस्थान की 7 करोड़ जनता के खून पसीने के पैसे से चलने वाली गाड़ी है। राजस्थान की जो सरकार चलती है, सरकार की मशीनरी चलती है, चाहे वो कलेक्टर तनख्वाह लेता है, चाहे एसपी लेता है, चाहे मेरे कांस्टेबल लेता है, चाहे डॉक्टर लेता है, चाहे इंजीनियर लेता है, ये तेरे खजाने से पैसे से तनख्वाह लेता है। तू मुल्क का मालिक है, हम तो तेरे केवल मुनीम बन करके जयपुर और दिल्ली में जाते हैं 5 साल के लिए। ए मुल्क के मालिक कुछ समझ जा। तुझे महात्मा गांधी ने जो अधिकार दिया है, वो वोट की पेटी से अपने मुनीम को पैदा करने का अधिकार दिया है और मुनीम की उम्र भी तय कर ली, 5 साल से ज्यादा नहीं है। अगर गुलाब चंद कटारिया गलती से चला भी गया उदयपुर से, दोबारा अगर फिर जनता के बीच में जाएगा और उदयपुर की जनता अगर दोबारा वोट की पेटी से पैदा करेगी तो जयपुर जाऊंगा, नहीं तो अपने गांव देलवाड़ा जाऊंगा। इतना बड़ा आपके हाथ में अधिकार है और इस अधिकार का उपयोग करने के बाद भी अगर मुल्क का करम फूट गया 65 साल में, ए मुल्क के मालिक ठंडा दिमाग से सोच, ये गलती आखिर हुई है तो किससे गलती हुई। एक बार गलती हो जाए समझ में आता है, 15 बार लोकसभा का चुनाव कर देते हो, उंगलियां गिर जाती है। 13 बार राजस्थान के विधानसभा का चुनाव कर देते हो, इतनी बार तुम यहाँ का मुख्यमंत्री और संतरी मंत्री सब बना देते हो और उसके बाद मेरा देश चौराहे पर लुट रहा है। इसका जवाब कौन देगा? ये मुल्क के मालिक तुझसे ये जवाब लेना चाहूंगा। हम तो अपनी दुकान का सामान बेचने आए हैं तो बड़ा चढ़ा करके बताएंगे हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। कांग्रेस भी कहेंगे हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। ये मुल्क के मालिक दोनों को रगड़ कर देख कौन सोना है और कौन कतीर है। कम से कम इसका फैसला तो तुझे करना पड़ेगा। इसका फैसला तुझे ही करना पड़ेगा। अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो ये मुल्क का मालिक बचा सकता है और कोई बचा नहीं सकता। आज जिस हालात में ला करके राजस्थान को छोड़ा है, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से लगातार विधानसभा में पूछता चला आया हूं कि आखिर आपने इतना बजट जनता के टैक्स का पैसे का खजाने में आया, तुमने किया क्या? कम से कम ये तो बताओ। आज मैं आपके सामने भी चोपड़ा रख रहा हूं
जब कांग्रेस का नेता है तो उसे कहना तुम बता तो सही यार, हमारे टैक्स का इतना पैसा राज्य के खजाने में हमने खून पसीने से जमा किया, उसके बाद राजस्थान की ये दुर्दशा क्यों है? इस सवाल का जवाब दे। मैं आपको बताता हूं, पहला बजट जो अशोक गहलोत ने पेश किया वित्त मंत्री के नाते, वो 18,000 करोड़ का, दूसरा उसके बाद 24,000 का, तीसरा 27,000 का, चौथा 36,000 का, और अभी जो बजट पास करके आए वो 40,500 करोड़ का पास करके आए। ए मुल्क के मालिक, इसको जोड़, 1,57,000 करोड़ रुपया तेरे पसीने का तेरे खजाने में ला करके दिया, और इस मुनीम को कहा इसको ढंग से खर्च करना, गांव की चिंता करना, गरीब की चिंता करना, किसान की चिंता करना, विकास की चिंता करना, कानून व्यवस्था की चिंता करना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री से, तेरे पास पैसा 1,57,000 करोड़ रुपया राजस्थान की गरीब जनता ने दिया, और उसके बाद भी तूने इस गरीब जनता को दिया क्या? स्कूल में सारा मास्टर नहीं है, जिसके कारण से बच्चा आज भी रो रहा है। एक तरफ स्कूल खाली पड़ा है और एक तरफ अध्यापक नौकरी के लिए रो रहा है। बच्चा रो रहा है मास्टर के बिना, मास्टर रो रहा है नौकरी के बिना। ये है तेरा हाल। राजस्थान के अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, और कहता है मुफ्त दवाई दूंगा। अरे भैया बहुत अच्छी बात है, मुफ्त दवाई देगा, अरे पर पहले लिखने वाला तो अस्पताल में भेज दे यार, डॉक्टर जो पर्ची ठीक तरह से लिख दे यार। पर्ची लिखने वाला डॉक्टर नहीं, वो कहता मुफ्त दवाई देता हूँ, मुफ्त जांच करता हूँ। किसकी जांच करेगा? तेरे पास रेडियोलॉजिस्ट है, तेरे पास टेक्नीशियन है। अभी आपने कल परसों अखबार में आया, आपने पता 3-3 बार विज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कहीं 340 की जगह 13 लड़के आते हैं। ये तेरे राजस्थान की दुर्दशा करके रखी है। इसका काम किया है इन्हें तो नौ मास्टर लगा सकता है नौकरी, और सड़क के खड्डे इन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने तो गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाकर अपना काम कर दिया। पर तेरे भाग्य में तो खाड़े निकालने का काम तेरे जुम्मे दिया, और तुम खाड़े नहीं निकाल सका। 4.5 साल में क्या काम करता है? 4.5 साल की ढींग मार रहा है, और राजस्थान की विधानसभा में रोज भाषण ठोकता है कि मैंने सारा बजट का पैसा बिजली पर लगाया है। 48% पैसा किस पर? बजट का बिजली पर। बिजली पर मैंने विधानसभा में पूछ लिया, अरे वित्त मंत्री जी, कम से कम आपने बिजली पर 48% बजट का खर्चा कर दिया, तो सारा तार में बिजली क्यों नहीं आती है? कागज के करंट कैसे मारती है? तार में बिजली नहीं आती है, कागज के छूतिये में बिजली आती है। आपको और मेरे को भी जब घर बिल डाक जाता है ना, तो मैं बिल का सबसे पहले का पाना कौन सा पढ़ता हूँ? आंकड़ा पढ़ता हूँ कि बिल अब की बार आया कितना, नाम तो बाद में पढ़ता हूँ। और जब 12,000 का बिल आ जाता है, सोचता हूँ यार ये बिल तो 12,000 का नहीं आ सकता, तो ऊपर नाम पढ़ता हूँ तो पड़ोसी का मेरे यहाँ डाल गया, तब पता लगता है कि यार ये बिल है। क्या दशा बनाई! न बिजली पैदा कर सकता है, न स्कूल में मास्टर भेज सकता है, न अस्पताल को ठीक ढंग से चला सकता है, न बेरोजगारों को तू नौकरी दे सकता है। मैं आज आप मुल्क के मालिक आपके सामने इस हकीकत का बयान कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो समझना, नहीं समझ में आए तो यहीं छोड़ जाना। अगर राजस्थान डूबेगा देश के बंधुओं, तो ये गुलाब चंद कटारिया और केवल बीजेपी का नहीं डूबेगा, ये 7 करोड़ राजस्थान की जनता का राजस्थान डूबेगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार आप हो। मैंने राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री से सवाल किया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आप हर बजट में घोषणा करते हो इतने मास्टर भर्ती होंगे, इतने डॉक्टर भर्ती होंगे, इतने पटवारी भर्ती होंगे, इतने कांस्टेबल भर्ती होंगे। मुझे हिसाब दो कि तुमने इन 5 सालों में कितने लोगों की बजट में, बजट के बाहर नहीं कह रहा हूँ, बजट में कह रहा हूँ, और बजट की संख्या मैं आज आपको बताता हूँ। पहले बजट में इसने घोषणा की 65,000 राज्य कर्मचारी लगाऊंगा, 65,000। दूसरी बार घोषणा हुई बजट में 67,000, तीसरी बार घोषणा हुई 92,000, चौथी बार घोषणा हुई 81,000, और अभी के बजट में घोषणा हुई 1,45,000 नौजवानों को मैं नौकरी लगाऊंगा। तो मैंने फिर दूसरा प्रश्न उसके नीचे पूछा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इनको जोड़ो, जोड़ करके 4,05,000 ये बजट के माध्यम से लोगों को नौकरी पे लगना था। मैंने पूछा तुमने लगाई कितने लोगों को नौकरी, ये बताओ। उसने कहा अब तक 65,000 लोगों को लगाई। मैंने कहा 65,000 को तुमने 4 लाख पोस्ट खाली है और 65,000 लगाता है। उसके बाद फिर तीसरा प्रश्न पूछा। मैंने ये बताओ तुमने 4.5 साल में सेवानिवृत्ति से कितने पद खाली हुए जो 60 साल की उम्र प्राप्त कर गए? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 48,000 लोग सेवानिवृत्त हो गए। 48,000। अब 48,000 और 65,000 के बीच का अंतर निकालो आप। केवल 17,000 लोगों को, केवल नौजवान सावधान हो जा,
सावधान हो जा, केवल 4-4.5 साल में 17,000 बच्चों को नौकरी लग करके आपके बाल बच्चे पलेंगे या आपका बूढ़ा बाप पलेगा। इस सवाल का जवाब लोकतंत्र के इस आदमी से पूछो कि तेरे पास पद था, तेरे पास पैसा था, बजट में प्रावधान था, उसके बाद तेने नौकरी क्यों नहीं लगाई और अब तू किस चोर रास्ते से नौकरी क्यों लगा रहा है, बता। आज मेरी इस मीटिंग में कई बच्चे एसटीसी बीएड किए हुए 5-5, 6-6 साल से बैठे होंगे। जब बीएड में नंबर आता है ना, मेरी भी बच्ची का जब नंबर आया ना बीएड में, तो मैंने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए बच्ची को भेजा कि आज हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा, तेरा बीएड में नंबर आ गया। पहली परीक्षा दी बीएड में जाने के लिए और फिर बीएड में उसके बाद जाने के बाद फिर दूसरी परीक्षा हुई पास होने की, फिर उसके बाद तीसरा कांग्रेस का ये नेता कहता है कि तीसरी परीक्षा टेट की और चौथी परीक्षा तेरी जिला परिषद की, 5वीं और लेनी हो तो और ले ले यार, कम से कम इस मास्टर का जितना कंज्यूमर निकालना हो निकाल डाल यार, कम से कम पता तो लगे तू चाहता क्या। बहुत दुर्भाग्य क्या इसने दशा बना के रखी है ना। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, एक परीक्षा में बन जाओ। मास्टर बनने के लिए तुमको ज्यादा योग्य बनना पड़ेगा, 4-4 परीक्षा दो और उसके बाद भी परीक्षा देने वाला मास्टर अब नहीं लगेगा। दोस्तों मेरी बात को समझ के जाना, समझ के। इस बेईमानों ने जिस ढंग से गलत रास्ता निकाला है, अब ये कहता है कि मेरिट के आधार पर 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के आधार पर अब मास्टर भर्ती होंगे और 10वीं और 12वीं में जिस बच्चे के नंबर 60% से 80%, 90% आया वो तो मास्टर बनेगा। और मेरा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला ये गरीब का बच्चा, मेरी उस माँ का बच्चा जो एक सब्जी टोकरे में भरकर घर घर रोती फिरती है, ले सब्जी, ले सब्जी। मेरा वो गरीब का बच्चा जो दाढ़ी बनाने का काम करता है, उस नाई का बच्चा पूछता है, उस धोबी का बच्चा पूछता है, वो मजदूरी करने वाला सड़क का मजदूर पूछता है कि मेरा बच्चा जिस सरकारी स्कूल में जाता है वहां तो तेरा मास्टर ही नहीं है, हिंदी है तो अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी है तो गणित नहीं, गणित है तो फिजिक्स नहीं, फिजिक्स है तो कॉमर्स का व्याख्याता नहीं। और हमें बिना मास्टर के पढ़ करके और 10वीं और 12वीं मैंने पास की, मेरा नंबर मुश्किल से 50% और 55% आया। अब मेरे नंबर जब जुड़ेंगे तब मैं नौकरी पर नहीं चढ़ूंगा। नौकरी पर कौन चढ़ेगा? एक बड़ी बड़ी दुकानें जो प्राइवेट संस्थाओं के रूप में चलती है, जिसमें टाई लगा करके बच्चा जाता है, उसका परसेंटेज आता 80%, 85%, 90%। अब नौकरी कौन लगेगा? ये नौकरी लगाने का तेने क्या तरीका निकाला? हम लोगों ने तो ये सोचा कि इस बराबर बच्चे को कैसे करें, इसलिए आरपीएससी को परीक्षा सुपुर्द कर दी। कम से कम ईमानदारी से जो बच्चा काबिल होगा वो बच्चा नौकरी पे लगेगा। लेकिन तूने ये गलत रास्ता कौन सा निकाला? जो जवान तुझे सावधान करता हूँ, राजस्थान में 1,14,000 मास्टरों के पद आज की तारीख में खाली है। 1,14,000 मास्टरों के पद खाली हैं और उसके बाद भी बच्चा रो रहा है नौकरी के बिना। क्या ये तमाशा हो रहा है? और अब तो इस सरकार ने हद पार कर दी और उसके बाद भी ये मुल्क का मालिक नहीं चेतता तो तू जाने, तेरा कर्म जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या दुर्भाग्य मेरे देश का है ना। गणित का बच्चा जहां पढ़ता है अब 8वीं तक पास होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने 8वीं का बोर्ड बनाया था। 8वीं का बोर्ड इसलिए बनाया था कि कम से कम मेरा मास्टर भी चिंता करे कि मेरा 8वीं का बच्चा पास होना चाहिए, माँ बाप भी चिंता करे और बच्चा भी चिंता करता था 8वीं के बोर्ड में पास होने के लिए। और गांव में अगर जिस मास्टर जी पढ़ाते थे ना, अगर गांव का रिजल्ट 8वीं का 20% और 15% आता था ना, तो मास्टर नीचे गर्दन करके गली से निकलते थे। बाहर से कोई आवाज, अरे मोहनलाल जी रुको ना, मोहनलाल जी मारे बच्चा सब फेल कितना दे गया, फेल कितना दे गया। अब कौन पूछेगा रे? अब कौन पूछेगा? अब कोई नहीं पूछेगा। धक्का मार नवी 10वीं, तेरा बच्चा ये 10वीं जरूर पास हो जाएगा, पर ये गुलाब चंद कटारिया आज तुमको वादा करके जा रहा है, तेरा ये बच्चा कहीं नौकरी पे नहीं लगेगा। इसका पट्टा देके जा रहा हूं। कहीं भी ये जहर दिया जा रहा है गरीब के बच्चे को। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मारने के लिए तेजाब डाला जा रहा है उसकी जड़ों में, ताकि हिंदुस्तान का बालक और शिक्षा की दृष्टि से आगे नहीं बढ़े। ये षड्यंत्र ओबामा ने किया है, सोनिया गांधी से साथ मिल करके किया है। आपने देखा होगा अमेरिका का राष्ट्रपति एक दिन कहता है, ए अमेरिकन बालकों तुम पढ़ो, नहीं तो हिंदुस्तानी सारे के सारे बच्चे यहाँ आ जाएंगे। और इसलिए इन्होंने जिस षड्यंत्र का हमको हिस्सा बनाया है, वो षड्यंत्र का हिस्सा ये बनाया है कि हमको है ना
शिक्षा का कानून का अधिकार दे रहा है और कह रहा है कि पास होने की कोई जरूरत नहीं है। अब सरकार वापस सोचने को मजबूर हुई है, जब चारों तरफ से वातावरण उठाना कि आखिर 8वीं तक पास नहीं हो। अरे पास नहीं हो तो चलो मेरा लड़का ही नहीं, इन प्राइवेट संस्थाओं में भी से ये रिजल्ट हटा दो, इनमें पास फेल होना खत्म कर दो, ताकि कम से कम मेरा बच्चा और वो बच्चा बराबरी की श्रेणी में तो रहे। उसको तो हर महीने टेस्ट होता है, उसके हर महीने नंबर और ग्रेडिंग लगा जाता है, और मेरे बच्चे को आपने इस भरोसे छोड़ दिया। अगर इस एक बात के ऊपर मेरी बात को अगर आपको ठीक लगती है तो हाथ खड़ा करके मजबूती के साथ इस बेईमान शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर होकर के तैयार हो जाओ, जिससे कल से कल तुम्हारा बच्चा कम से कम ठीक करेगा। क्या दशा बनाई इस राजस्थान की, और कांग्रेस बड़ा ठीक मारती है। अरे कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस भ्रष्टाचार को इस हिंदुस्तान में पैदा किसने किया? अरे देश की आजादी के सिरफिरों ने अरे फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चूम गए मां की स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए। आपने देखा होगा सुभाष हिंदू फौज बना करके विदेश में रह करके भी मुल्क की आजादी का सपना देखता है। अरे वो वीर सावरकर उस कोलू में बैल की जगह बंद करके हंडवार की जेल में टंटर खा करके कोलू में तेल निकालता है मुल्क की आजादी के लिए। और आज मेरा मुल्क आजाद होने के बाद 65 साल के बाद चोर लुटेरे बदमाश और देश को लूट खाने वाले लोगों की एक बड़ी श्रृंखला बनकर के खड़ी हो गई है। इसका पापी कौन है? तूने 59 साल तक दिल्ली में राज किया रे भले आदमी। 65 साल में से 59 साल कांग्रेस का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के तख्त हाउस पर बैठे, राजस्थान में 55 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री कांग्रेस का बैठे, फिर ये भ्रष्टाचार की भट्टी में मेरा देश क्यों जला? इस सवाल का जवाब तो दे रहे भले आदमी। ये पैदा किसने किया? और आप गाली किसको देते हो? आप गाली देते हो पटवारी जी पैसा खाते हैं, कितना 300 रुपया, थानेदार खाता है 500 रुपया, डॉक्टर खाता 100 रुपया, फला खाता है 400 रुपया। अरे जिसका बाप ऊपर चोर बैठा है ना, उसकी औलाद चोर पैदा होती रहे दोस्त, क्या करता है? और अगर मारना चाहता है ना तो चोर की मार को मार, जिससे कम से कम नीचे ये बेईमानी और चोर वाला नहीं आता है। तू तो ऐसी जगह मार कर रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। 4 पटवारी मारता है 10 पैदा हो जाते हैं, 2 हिस्सों मारता है 50 पैदा हो जाते हैं। नहीं, अगर इस देश को तुम्हें ईमानदार बनाना है, अगर तुम्हें देश में से भ्रष्टाचार मिटाना है, तो भ्रष्टाचार की गुलाब चंद कटारिया भी हो तो लपेट में लेकर सारे को इस वोट की पेटी में मार के इसका अंत कर दो, जिससे कम से कम मेरा देश बच जाएगा और मेरा देश आगे बढ़ जाएगा। हमारी यह दशा बना के रखी। कांग्रेस की पैदाइश भ्रष्टाचार है। मैं कांग्रेस के अशोक जी गहलोत से प्रार्थना करता हूं, मेरे सवाल का जवाब देना। मैं 4 तारीख से चिल्ला रहा हूं पर तू जवाब नहीं दे पा रहा है अभी तक। मैं बताता हूं, भ्रष्टाचार तेने शुरू किया नेहरू के जमाने में। पहला कृष्णा मेनन ने भ्रष्टाचार किया, जीपे खरीदी सेना के लिए, उसमें दलाली खाई थी, उसको त्याग पत्र देना पड़ा। दूसरा भ्रष्टाचार इंदिरा गांधी ने किया था, फर्जी दस्तखत से 60 लाख रुपए बैंक से निकाल दिया था, नागर वाला कांड बना और वो सारी की सारी एविडेंस रफा दफा होकर मौत के घाट उतर गई, कुछ नहीं हुआ। तीसरा प्रधानमंत्री तेरा, इसका राजीव गांधी राजीव गांधी राजीव गांधी। आपको देश में जितने पार्टियां दिखाई देते हैं ना, जितने बोर्ड दिखाई देते हैं, वो सब राजीव गांधी राजीव गांधी राजीव गांधी। जैसे सारे देश को तो उसने क्या, वो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या झक मारा था जो एक भी पार्टियां नहीं लगा उसके नाम में, एक भी पार्टियां नहीं रख सकते, सारा का सारा तेरे खानदान के नाम पर डाल करके कर दिया। तीसरा प्रधानमंत्री तेरा वो जो 65 करोड़ की दलाली में गया। चौथा प्रधानमंत्री तेरा नरसिंह, जिसका बेटा 1 यूरिया का दाना हिंदुस्तान में नहीं लाया, 250 करोड़ रुपया खा गया। ये तेरा चौथा प्रधानमंत्री। ए मुल्क के मालिक, तेरे सावधान करना चाहता हूँ, इससे पहले कोई 5 खाता था, कोई 25 खाता था, कोई 40 और 65 और 2, अब तो 1,76,000 करोड़ रुपया खा जाए उसके बाद भी साला डकार नहीं देता है, पता ही नहीं लगता खाया कि नहीं खाया। क्या यार कांग्रेस तेरा हाजमा तगड़ा है, वास्तव में तेने कमाल कर दिया है। 1,76,000 करोड़ खा गया। राजा को चुनौती मिली लोकसभा में तो बार बार लोकसभा चली नहीं, और उसके बाद भी आपने देखा होगा लोकसभा में बहस हो गई। एक ने कहा इसने चोरवाड़ा किया, दूसरे ने क्या नहीं किया, इसी बहस में से खत्म हो गया मामला। ये तो हिंदुस्तान का अगर न्यायालय नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, तो राजा जेल में नहीं जाता, राजा अकड़ करके आपके और मेरे सामने आके खड़ा हो जाता। उसको अगर जेल किसी ने भेजा ना, तो हिंदुस्तान की उस न्यायालय ने भेजा, उस बेईमान को जेल के सीट
नीतियों में डाला, 1,76,000 करोड़ रुपया खा जाए वो भी दोषी नहीं है। अरे छोड़ यार, किसकी बात कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री 1,86,000 करोड़ का कोयला खा जाए, उसके बाद भी देश का प्रधानमंत्री बना रहे, इससे ज्यादा देश के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है? एक सीमा लांघ गया है और कहता है कि मैंने नहीं किया। तो कौन था मंत्री ये बता? किसने किए थे ये दस्तखत? कितने बांटे थे फर्जी पट्टे? कैसे नुकसान पहुंचाया तुमने 1,86,000 करोड़ का? अरे बंधुओं, मेरा विश्वास है अपन इतने समझदार लोग बैठे हैं, अगर मैं आपको पेन और पेंसिल और कागज दे दूं ना तो मेरी गारंटी 1,86,000 करोड़ लिख नहीं सकते। 5-10% लिखे तो मैं कह नहीं सकता, बाकी मुझे जो मार साहब ने गिनती सिखाई ना वो उससे पार निकल जाती है। मैंने जो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील बदाम 10 नील, अब आंगली कहां रखूं बता? इस देश की कांग्रेस की यह दशा है। कोई कोयला खाता है, कोई साला आपने जमीन में खाता है, कोई ऊपर खाता है, कोई सीमेंट खाता है, कोई घास खा जाता है, कोई शक्कर खा जाता है, कोई यूरिया खा जाता है। क्या है यार, तमाशा है। और उसके बाद भी जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद। मर क्यों नहीं जाते हो? अगर इस प्रकार का राज, मैं आपको रामदेव की सौगंध खाकर कहता हूँ, आपको भी रामदेव की सौगंध खाकर खिलाता हूँ। आज गुलाब चंद कटारिया ईमानदार हो सकता है, लेकिन कल वो भी चोर हो सकता है। मेरी पार्टी भी गलत लाइन पे जा सकती है। आपका धर्म एक है, जो ईमानदार हो उसको वोट की पेटी से पैदा करो और बेईमान को वोट की पेटी में मार करके समाप्त करो। तमाशा हो गया, सारा देश भट्टी में जलाकर खाक कर दिया और उसके बाद भी हिम्मत करता है संदेश यात्रा। किस बात का संदेश देना चाहता है? मैं बराबर प्रार्थना कर रहा हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री से, अरे ये जनता तेरी भी है बाड़मेर की, ये जनता मेरी भी है। ये तुझे भी सुनने आएगी, ये मुझे भी सुनने आएगी। ये डबल खर्चा क्यों करता है यार? राजस्थान में एक नई परिपाटी डाल, एक ही मंच का आधा खर्चा बांट देना। तू अपनी दुकान का सामान लेकर के और राजस्थान की जनता को दिखाना, मैं अपनी दुकान का सामान जनता के सामने रखता हूँ। जनता खरीदार होगी, फैसला हो जाएगा कौन खरीदेगा और कौन नहीं खरीदेगा। कांग्रेस ने ही देश को जिस ढंग से बर्बाद किया है, आज की तारीख में मन को इतनी पीड़ा और कष्ट होता है, लगता है कि आखिर मेरे देश के लोगों को हो क्या गया है ना। 65 साल पहले, जब मैं 60 साल पहले 52 के चुनाव में छोटा बच्चा था, तब मैं गीत सुनता था, दो बैलों की जोड़ी आई है और हिंदुस्तान के किसान को सोने की हलवाणी से हल हकाएंगे और उसकी पत्नी सोने की डोनी से पानी लेने जाएगी। ए हत्यारे, 65 साल के बाद बता, तेरा कहाँ है वो सोना और कहाँ है वो तेरी डोनी? अरे मेरे कपड़े की डोनी मेरे भाग्य में तेने नहीं रखी, तेने 65 साल में मुझे बर्बाद करके रख दिया। अरे हिंदुस्तान के लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यापारी है क्या जो बिना मुनाफे के धंधा करता है? अरे छोटा सा चाय का गल्ला लगाता है ना, वो भी चाय की कीमत मुनाफा जोड़ के तय करता है। पान लगाता है, वो भी मुनाफा लेता है। अरे सिलाई करता है, वो भी मुनाफा लेता है। कपड़ा बनाता है, वो मुनाफा लेता है। अगरबत्ती बनाता है, वो मुनाफा लेता है। मोमबत्ती बनाता है, वो मुनाफा लेता है। हर आदमी मुनाफा लेता है। लेकिन 65 साल में इस अन्नदाता को जब अपनी मेहनत का पसीने की बजट और फसल लेकर जाता है, मंडी में ढेर लगाने के बाद 1-2 दिन में नीलाम होकर के चला जाता है, ये देश है या मजाक है? क्या उसको अपनी फसल का दाम नहीं मिल सकता? उसको अपनी फसल की कीमत नहीं मिल सकती? कोई इस बात में सोचने को तैयार नहीं है कि खाद महंगा, बीज महंगा है ना, हर चीज महंगी, मजदूरी महंगी, सारा का सारा महंगा। और जो चीज ये बड़ा बाजार से खरीदता है उसका दाम 2.5 गुना और 3 गुना बढ़ गया है। कैसे ये किसान जिंदा रहेगा और कैसे अपने बच्चों को जिंदा? मैं जिस आदिवासी क्षेत्र में रहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे एक छोटे से 4 साल के बच्चे को एक गेरू का डब्बा पकड़ा दो और एक कलम पकड़ा दो और गांव में बच्चे को कहो, बच्चा घूम, जहाँ तुझे टेढ़ा बाका मकान मिले, जिसके ऊपर तुझे खपरेल मिले, इससे लगा देना ये किसका मकान है, किसान का मकान है। और जैसे ही पक्का मकान आए तू लिख देना ये व्यापारी है या ये राज का नौकर है। ये मेरी दशा तेने 65 साल में बना के रखी। उसके बाद भी मुल्क का ये किसान इन बेईमानों को वोट देकर अपने बच्चों के भविष्य को क्यों बिगाड़ रहा है, क्यों खराब कर रहा है? सरकार मेरी आए चाहे किसी की भी आए, हमें अपना मुनाफे का मूल्य चाहिए, हमें समर्थन मूल्य नहीं चाहिए, हमें अपने फसल का। और ये इसलिए कह रहा हूँ, कई लोग नाराज होंगे कि चीजें महंगी हो जाएगी, कुछ महंगी नहीं होती है। सरकार का दिमाग चले तब,
मेरे किसान ने जब प्याज पैदा किया तब मेरे इसी किसान को 4 रुपया किलो का दाम मिला है। जब आपने प्याज पैदा किया तब 4 रुपया किलो। आप जब आलू पैदा करते हो तो 4 रुपया किलो। आप जब गेहूं पैदा करते तो 1100 और 1200 रुपया क्विंटल। और जब आपके घर से चला जाता है, इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के ठंडे घर में जाकर ताला लग जाता है, अंदर बंद हो जाता है, फिर 4 रुपए का प्याज 6 रुपया, 6 के बाद 8, 8, 10, 12, 14, 18। मतलब मेहनत करता है वो साला, अपने बीज का पैसा नहीं देता है। और ये बाप की पूंजी के आधार पर जो ठंडे घर में डालता है वो 14 रुपया किलो का दाम कमाकर इस जनता को लूटता है। एक तरफ जनता लूटी जा रही है और दूसरी तरफ किसान का पेट नहीं भर रहा है। ये कौन सी पॉलिसी है, कौन सी नीतियां हैं? किस सरकार का वादा करते हो, किस सरकार की बात करते हो? ये पानी की बोतल जो मेरे सामने रखी है, ये पानी की बोतल 12 से 15 रुपया लगता है। इसमें पानी उसके बाप का है क्या? और कड़वी बात बोल गया, हल्का शब्द बोल गया, माफी चाहता। ये पानी किसका? धरती माता। ये धरती माता किसकी? तेरी मेरी शक्ति है। केवल वो तो एक पंप डाल करके खींचता है और खींचने के बाद इसका जगह की बोतल में बंद करता है, ढक्कन मारता है, इसका 12 रुपया लेता है। और मेरे गरीब किसान की पत्नी अरे गाय का बोबा खींच खींच के दूध निकालती है, वो 18 रुपये में जाता है। ये मुल्क है या तमाशा है? क्या है, क्या हो रहा है, क्या है? कौन करेगा ये नीतियां तय? कौन करेगा इसके बारे में चिंता? आपको लगता नहीं है कि हमारे साथ फ्रेब हो रहा है और केवल हमको एक हैंडपंप का ठूटा ठोक कर वोट ले जाता है? कभी साला बिजली का खंभा डाल करके वोट ले जाता है, कभी साला गिट्टी डालता है, कभी सीमेंट का कट्टा डालता है, कभी ये डालता है, कभी ये डालता है। अरे हिंदुस्तान के मालिक, तेने भाटिया टोटो को वोट दिया है, तुमने हिंदुस्तान की तकदीर बनाने वाले लोगों को वोट नहीं दिया, जिसके कारण से आज देश इस चौराहे पर आके खड़ा है। कांग्रेस के लोग कहते हैं, आप भी कई बार हमको कहते हैं, अरे यार सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है, एक ही भाषा निकलती है, आप सब ऐसे ही है। तो आज मैं जानना चाहता हूं ये सब ऐसे ही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान का 6 साल प्रधानमंत्री रहा, कांग्रेस 59 साल तक रही, कांग्रेस के इतने प्रधानमंत्री बने, उन सब पर कोई कोई दाग और लगा है काला। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के कांग्रेस के लोगों को दावत देता हूं, तेरी मां ने दूध पिलाया हो, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पर एक काला थप्पा लगा के बता। एक काला थप्पा नहीं लगा सकता है। 52 से लेकर राजनीति में रहा। मेरा नेता लाल कृष्ण आडवाणी है, एक कागज की पर्ची पर उसका नाम लिखा गया था कि इसके 2 लाख रुपए दिए। उसी समय से रिजाइन किया लोकसभा से और ये कह करके वहां से निकल गए थे, जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा तब तक लोकसभा की वापस शक्ल नहीं देखूंगा। ये बीजेपी का कैरेक्टर है। हमारा नेता रहा मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा कल्याण सिंह, हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का रहा राजनाथ सिंह, हमारा मुख्यमंत्री हिमाचल में रहा धूमल रहा, उसके पहले शांता कुमार जी रहे, राजस्थान में भैरव सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री, वसुंधरा जी रही, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा रहा, आपने देखा हो कैलाश जोशी रहा और आज की तारीख में शिवराज सिंह है। गुजरात का मुख्यमंत्री आज नरेंद्र मोदी है। आपको लग रहा है हमारा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, हमारा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, हमारा उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी है। मैं कांग्रेसी तेरे को दावत देता हूं, लगा मेरे ही नेताओं पर आरोप का छड़ी लगा, कम से कम कह सके कि हम ईमानदार है कि नहीं है। कम से कम ये तो बोल कि हमारा नेता दागी नहीं है। तुम्हारे नेताओं को इस मंच पर बिठाऊं और मैं अगर छांटू तो 100 में से 80 काले कलूटे निकाल करके फेंक सकता हूं जनता के बीच में। मजाक कर, सारा देश लूटा जा रहा है। जिस प्रकार के हालात देश की बनाकर रखी है और महंगाई ने जो कमर तोड़ी है ना, उसका कोई बखान कर सकता है? अरे केवल पेट्रोल है ना, हमने जब सरकार छोड़ी थी 2004 में अटल जी ने, उस समय पेट्रोल था 33 रुपया लीटर। आज की तारीख में पेट्रोल है 74 रुपया लीटर, 41 रुपया लीटर है ना। केवल 9 साल में पेट्रोल का दाम बढ़ा। क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा? महंगाई नहीं बढ़ेगी। हमारे टाइम पे डीजल 22 रुपया का था, आज की तारीख में 54 रुपया में लीटर डीजल मिलता है। केरोसिन का दाम बढ़ गया, ईंट का दाम बढ़ गया, रेती का दाम बढ़ गया, लोहे का दाम बढ़ गया। आपने देखा सीमेंट का कट्टा 125 रुपए मिलता था, आज लगभग 300 रुपए में जा रहा है। हमारी बच्ची को शादी कराते थे, अरे 8-9 हजार में चांदी मिलती थी, आज चांदी 27,000 रुपए में मिलती है, 3 गुना दाम बढ़ा। अरे सोना जो 5800 रुपया में था 1 तोला, आज की तारीख में थोड़ा घट गया, बाकी तो 30,000 तक जाकर कवर कर लिया।
है ना। जो आपने देखा होगा ये जो चाय की पत्ती जो 80 रुपया किलो मिलती थी आज 280 रुपए में मिलती है। आज शक्कर महंगी, हर चीज महंगी। आज इस महंगाई के जमाने में तू क्या कल्पना करता है यहाँ गरीब का बच्चा कुछ खा सकता है? ए मुल्क के मालिक को दया कर, तू आज अच्छी रोटी खा के आया होगा, लेकिन हिंदुस्तान में तेरा पड़ोसी आज भी उसका बेटा और उसकी बेटी भूखी सो रही होगी, ये तेरे पड़ोस में तुझे दिखाई नहीं देता। हिंदुस्तान में 48 करोड़ बच्चे भूख से रोते हैं। इस देश में गरीबी की संख्या 48 करोड़ लोग हैं जो दोनों टाइम की जिनको रोटी नहीं मिलती। मुझे कभी कभी मैं इस आदिवासी क्षेत्र में घूमता हूँ, मन को इतनी पीड़ा होती है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। कभी होली त्योहारी के दिन मेरे आदिवासी घर में कभी दाल की सब्जी बनती है, बाकी तो साला वो प्याज उसके भाग्य में लिखा है, वो घोटी हुई मिर्ची उसके भाग्य में लिखी है। लेकिन कभी कभी होली दिवाली पर उसकी माँ दाल बना देती है। वो 3 साल का बच्चा समझता नहीं है कि मेरा बाप गरीब है या मजदूरी करता है। वो बार बार उस दाल के अंदर अपनी रोटी का टुकड़ा डालता है, हिलाता है और फिर अपनी माँ को कहता है, माँ तेने ये देसी दाल बनाई, ये दाल का एक दाना नहीं है। तब उसकी माँ पुचकार कर कहती है, बेटा अपने 65 रुपया किलो के भाग्य में दाल नहीं लिखी, अपने को ये पानी लिखा है। वारे तेरे मुल्क, वारे तेरी आजादी को कहां से तब किस जगह से उठाऊं, है ना। मैं इसलिए बार बार इस बात को कहता हूं कि आप आंख बंद करके मत ठोको, आंख खोल करके ठोको और आपके मुनीम का हिसाब लो। अरे यार बढ़िया भी दुकान पे मुनीम रखता है ना, तो कम से कम दिवाली पे झोपड़ा तो जमे लाता है। ये मुनीम जी ने कमा के दिया तो तनख्वाह बढ़ती है, और मुनीम जी ने अगर टाका मारा तो मुनीम जी का काला मुंह करके बाहर निकालता है। ए मुल्क के मालिक, हम तेरे मुनीम हैं और 5 साल के लिए मुनीम हैं। अगर तुझे हमको कमा के दिया, राजस्थान की तरक्की की, राजस्थान के बच्चों को रोजगार दिया, राजस्थान के किसान को उसकी हिम्मत पर खड़ा किया, राजस्थान की सुरक्षा की, केंद्र में हमारी सरकार ने सुरक्षा की हो, तो आप उसे पार्टी को वोट दो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जिसने देश को खोखला करके रख दिया, उसके बाद भी अब हमारा नेता कहता है कि राजस्थान में क्या भ्रष्टाचार। मैंने विधानसभा में चुनौती दी कि तेने जो खाने आवंटित की है उसमें भ्रष्टाचार की बदबू होती है, और मैंने उसको जांच करके रिपोर्ट सुपुर्द की। मैंने विधानसभा में उसको निरस्त किया कि नहीं किया? वसुंधरा जी आपके बीच में आ गई। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।